1990 के इस आंदोलन के बाद चुनाव हुए और उसमें बीजेपी की सरकार आई। अपने यहाँ से जगदीश मुनि महाराज वो एमएलए बने, रुड़की से पृथ्वी सिंह दीक्षित और लक्सर से तेजपाल सिंह। ऐसे 3 एमएलए, तीनों के तीनों बीजेपी के एमएलए जीते इस जिले से। और कल्याण सिंह की सरकार बनी। कल्याण सिंह की सरकार बनने के बाद धीरे धीरे कल्याण सिंह के मन में एक ही बात रहती थी कि ये राम जन्मभूमि ये जो के ऊपर मुंह चिढ़ाता हुआ बाबरी ढांचा जब तक नहीं हटेगा तब तक राम की जन्मभूमि कैद से मुक्त नहीं होगी और न ही राम मंदिर बन सकेगा। इसलिए सब लोगों ने बैठकर उच्च स्तर पर कल्याण सिंह ने स्वयं प्रपोजल किया। उन्होंने कहा कि आपको सरकार गिर सकती है। उसने कहा सरकार गिरे या रहे मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इतने लोगों ने 1,76,000 लोगों ने युद्ध किया, बलि दिए राम जन्मभूमि के लिए, क्या मैं एक सरकार की बलि नहीं दे सकता? और उन्होंने ये तय कर लिया मनी मन कि सरकार जाए या रहे इसकी योजना बननी चाहिए। वास्तव में 1992 की जितनी भी कार सेवा की होती, कई लोग कहते हैं 6 दिसंबर का कार्यक्रम है, उसकी ये नहीं करता, भर्त्सना नहीं करता, वो भी बहुत बड़ा अच्छी बात थी। वो एक योजना थी, योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ, ऑर्गेनाइज किया हुआ कार्यक्रम था। 1990 का जो कार्यक्रम था वो डीऑर्गेनाइज था, इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। उसमें लोग गए, कहीं वहाँ रहने की जगह नहीं थी, कोई प्रबंध नहीं था, जगह जगह वन भटके। वास्तव में वही तो कार सेवा थी। 92 की जो कार सेवा थी उसमें भी हम सारे परिवार को जाने का अवसर मिला। मेरी माता जी गई, मेरे 4 बच्चे गए थे उसमें, मेरे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी गए थे और घर के सब लोग गए थे। करीब 20 लोग मेरे घर से गए थे और मेरे परिवार से, बड़ा परिवार है तो कम से कम 300 लोग गए थे मेरे परिवार से वहाँ कार सेवा के लिए 1992 में। और पूरा डब्बा हमारे परिवार से भरा हुआ था और वो जो था वो सारे का सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। उसमें 3 लोगों की विशिष्ट भूमिका थी। एक तो चंपत राय जी बंसल जी, दूसरी भूमिका थी विनय कटियार जी की और श्री कल्याण सिंह जी की। इन्होंने तय किया कि सरकार रहे या जाए, इस बाबरी ढांचे को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। और वो 6 दिसंबर का उस समय हम सब लोग जाके इकट्ठे हो गए थे 2-3 दिन पहले ही वहाँ। वो 6 दिसंबर का समय जब गए तो वहाँ पहले से एक प्लाटून तैयार की गई थी जो उसको करेगी। सारी चीज़ें पहले से अरेंज करके वहाँ रख दी गई थी कि कैसे कैसे उसको तोड़ना है। वो सारा का सारा ऑर्गेनाइज मामला था, वो अचानक नहीं टूटा था। ये बात हम सब लोगों ने समझ लेनी चाहिए कि वो अचानक टूटा था, ऐसा नहीं था। वो सारे की सारी चीज़ें कुछ शिव सैनिकों के वेश में, कुछ अलग अलग प्रांतों के वेश में, कार सेवक, सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था। और वहाँ से जब वो शुरू हुआ तो एकाएक वो सारे का सारा पहले ठंडे भाषण चल रहे थे, सब ठंडे भाषण चल रहे थे। फिर एकाएक गर्मी आई भाषणों में और वो गर्मी करके और वो सब प्री प्लान था और जाकर के उसको तोड़ना शुरू कर दिया। और फिर कोई वो बनाए, पहले से तैयारी थी कि सरयू में ईंटें फेंकनी है, कहाँ फेंकनी है, इसकी ईंटें भी नहीं रहनी चाहिए। सबने एक एक 2-2 ईंटें अपने थैले के अंदर रख दी कि उसको अपने शौचालय में लगवाएंगे। बाबरी मस्जिद की ईंट को अपने शौचालय में लगवाने के लिए लोगों ने उसको लेके आए थे प्रसाद रूप में, उस ईंट को शौचालय में लगवाने के लिए। तो ये वास्तव में बाबरी ढांचे की ईंट लगनी शौचालय में चाहिए। जिस व्यक्ति ने हमारे मंदिर को ध्वस्त किया हो, राम मंदिर को, राष्ट्र मंदिर को ध्वस्त किया हो, ऐसे व्यक्ति का तो नामो निशान जगत के अंदर नहीं रहना चाहिए। और वही प्लान थी। और उसके अंतर्गत धीमे धीमे जब वो आया कि साहब गोली चलाइए, तो मैंने पढ़ा है कि कल्याण सिंह ने कहा था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। और देखते ही देखते वो बाबरी ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो गया और उसकी ईंटों का पता नहीं लगा। वहाँ ऐसी समतल स्थान बन गया, कुछ भी नहीं रहा, नीचे नींव तक खोद डाली उसकी
और वहाँ का एक एक सीमेंट का एक एक कचरा तक उठाकर और सरयू में फेंक दिया गया। इस प्रकार की कार सेवा ये वास्तव में शासन के बल पर संभव हुई। कल्याण सिंह के अपने वजन के कारण से और बाकी सब लोगों के कारण से ये संभव हो पाया। उसके बाद धीरे धीरे जब हम घर लौट आए, सब लोग 4-6 दिन वहाँ रहकर सांकेतिक हमने वहाँ वो भी किया, तो एक एक मुट्ठी वो पहुँचाना, ये सब कुछ करने के बाद जब वापस लौट के आए तो फिर कल्याण सिंह का इस्तीफा हो चुका था, राष्ट्रपति शासन लग चुका था। राष्ट्रपति शासन में हम लोगों के पीछे पुलिस लग गई दुनिया भर की। एक रोज़ मैं अपने क्लिनिक में बैठा था तो 2 पुलिस की गाड़ी आई, एक इधर से हॉर्न देती, और वो कहने लगी डॉक्टर साहब कौन है? मैं कहा डॉक्टर साहब तो मुझे ही कहते हैं। कहने लगा साहब आपके वारंट है। मैंने कहा अच्छी बात है, वारंट है तो कोई बात नहीं। सुबह का समय था, मैंने क्लिनिक खोला ही था, तो वो कहने लगे जी वारंट है, आप चलिए बैठिए गाड़ी में। मैंने कहा हाँ बैठ लेंगे, कोई बात नहीं, आप रुकिए 2 मिनट। मैंने पूजा करूँगा पहले फिर चलूँगा। तो मैंने अगरबत्ती घुमाता रहा, धूपबत्ती घुमाता रहा। मैंने सोचा इनको कैसे चकमा दिया जाए, तो भगवान ने सुझाया कि वो मैं बताता हूँ कैसे। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं पूजा हो गई है, अब माता पिता से आज्ञा लेके मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरे माता पिता घर पे हैं, उनके चरण छू के चलूँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा मैं। और उन्होंने कहा ठीक है साहब चलिए। मैंने कहा वो चला गया। मैं अंदर जाने के बाद में वो बाहर खड़े रहे, मैं अंदर चला गया। अंदर से धीरे से कुंडी बंद कर दी और माता पिता को कहा मैं जा रहा हूँ, इस तरह से पुलिस है और आप कह देना हमें इतनी देखा कहाँ गया। और दूसरे दरवाजे से निकल के मैं चला गया और एक परिवार में जाके छिप गया। अब वो 10 दिन तक मुझे ढूंढते रहे, क्योंकि मैं उस समय तहसील कार्यवाहता, मेरे विशेष रूप से जिले से वारंट थे कि उनको जरूर गिरफ्तार करना है। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत काम किया है, जगह जगह गए, तब भी हाथ नहीं आए थे, उनको जरूर गिरफ्तार करना है। मगर पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकी। मैं वही आसपास रहता रहा और तो और पेशेंट्स भी देखता रहा और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो बेचारे बड़े नाक को तले आ गए, बहुत बुरी उनकी हालत हो गई कि कैसे करें। उनके ऊपर से दबाव था, उनको गिरफ्तार करिए, उनको गिरफ्तार करिए। तो एक रोज़ वो फिर मास्टर प्रमोद जी के यहाँ आए, कहने लगे मास्टर जी हम नाक रगड़ते हैं आपके सामने, आप उनको गिरफ्तार करा के कैसे भी जैसे चाहते हो वैसे कर दीजिए। आखिरकार मास्टर जी मेरे पास आए, कहने लगे भाई वो पुलिस वालों से भी तो काम वाम पड़ता रहता है, और वो ये कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे शाम के टाइम इन्हें, अपने आप कागज वागज भर कर धर देंगे और आप गाड़ी में बैठे रहना, फिर छोड़ भी घर जाएंगे। फिर ऐसे ही हुआ, डीएसपी साहब लेके चले गए, रुड़की लेके आए, वहाँ अपने आप ही कागज वागज भरा, कोर्ट में जो भी भरा होगा, मैं कहीं नहीं गया, गाड़ी में बैठा रहा और सुबह घर छोड़ गया। तो ये क्या कैसे होता है? ये सब मामला होता है ऐसे जब संगठन मजबूत हो, ऑर्गेनाइज हो। वास्तव में हमने जीवन भर इसी बात के ऊपर, मैं नहीं संगठन बड़ा है। जहाँ मैं बड़ी हो जाती है वहाँ संगठन छोटा होता चला जाता है। और आज के इस पवित्र अवसर पर मैं स्वयंसेवकों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने से श्रेष्ठ स्वयंसेवक पैदा करना ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम लक्सर छोड़कर आए, वहाँ अपने से श्रेष्ठ स्वयंसेवक छोड़कर आए। आज हरिपुर में रहते हैं, अपने से श्रेष्ठ स्वयंसेवक पैदा करने का अपना प्रयत्न है। मैं नहीं तू ही तू, अपने काम का श्रेय दूसरों को देना, स्वयं उस श्रेय को भोगना नहीं। मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही तू, ऐसा भाव लेकर जो लोग संघ का काम करते हैं वे वास्तव में संघ की उच्चतम परंपराओं को अभी तक समझ नहीं पाए, वो चाहे जितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो। इसलिए राष्ट्र का काम, राष्ट्र बड़ा है, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे अपना बलिदान देना पड़े, अपने स्वत्व का बलिदान देना पड़े, मगर राष्ट्र जिंदा रहे, इसके लिए मुझे काम करना है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। शेष अगले अंक।